नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं आपके सामने डॉक्टर जितेंद्र कुमार, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, एक्वार्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं। जो हम हर हफ्ते आपके लिए एक खास शो जो हमारा डॉक्टर साहब है उसमें हम खास गेस्ट लेकर आते हैं, खास मेहमान होते हैं जो आपसे रूबरू होते हैं और एक खास टॉपिक पे आपसे बातचीत होती है, डिटेल्स में हम हर बात करते हैं। तो आज सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सर का न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर, नेफ्रोलॉजी जो टर्म है, सबसे पहले इसी को समझें क्योंकि आजकल ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर हम धीरे धीरे बात करें, डिटेल्स भी जाएंगे, लेकिन नेफ्रोलॉजी क्या है और ये यूरोलॉजी से कितना अलग है, ये समझना जरूरी है क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इतने स्पेशलिटीज़ हो गए हैं कि आम मानस भ्रमित हो जाता है कि किस सर्विस के लिए किसके पास जाएं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब हुआ गुर्दा रोग विशेषज्ञ, किडनी स्पेशलिस्ट। अब यूरोलॉजिस्ट जो है उसका हुआ यूरोजेनेटल सिस्टम का एक्सपर्ट। तो दोनों में अंतर मुख्य तौर पे ये है कि यूरोलॉजिस्ट लोग सर्जन होते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट लोग फिजिशियन होते हैं। तो एमबीबीएस के बाद एमडी करके अगर कोई सुपर स्पेशलाइजेशन किडनी में करके डीएम या डीएनबी की डिग्री हासिल करे और किडनी देखे तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। एमबीबीएस के बाद मास्टर ऑफ सर्जरी करके एमएस करके कोई एमसीएच या डीएनबी करके ऑपरेशन के जरिए किडनी को रास्ते पे लाने का प्रयास करे तो इसको यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे। लेकिन मोटे तौर पे आप ऐसे समझें कि किडनी की कमजोरी, किडनी का फेलियर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन सारी चीज़ों का इलाज नेफ्रोलॉजिस्ट के दायरे में आता है। अगर यूरिन का इन्फेक्शन है और दवाइयों से ठीक हो जाएगा तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट के इकोसिस्टम में आएगा। लेकिन जहाँ मूत्र मार्ग में रुकावट है, जैसे प्रोस्टेट या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या स्टोन है जिसको लेजर के द्वारा तोड़ना है, तो यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट लोग आएंगे। तो दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं और अकॉर्ड हॉस्पिटल का ये कंसेप्ट भी है कि एक आम मरीज अगर आ गया तो एज ए टीम, तो मैं रेनल साइंसेज को हेड करता हूँ, तो यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और अल्टरनेटिव मेडिसिन भी हमारे पास है। तो हम लोग सब मिल करके उस किडनी के लिए एज ए टीम काम करते हैं। जब जिसकी ज़रूरत होती है वो आगे आ जाता है। सर, एक टर्म है कि नेफ्रोलॉजिस्ट में जो यूरिन में प्रॉब्लम होती है उसमें प्रोटीन भी पास होते हैं यूरिन से और बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि मैं पढ़ रहा था तो इसमें कुछ सिंड्रोम है डायबिटीज से भी और हाई ब्लड प्रेशर से भी, बीपी से भी। तो लोग सबसे पहले ये कैसे समझें कि उनको कुछ किडनी में प्रॉब्लम है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं या फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं? हाँ, देखिए, यहाँ पे अज्ञानता बहुत है और लोग समय पे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते और यही वजह है कि बहुत बार लोगों को पता भी नहीं चलता और किडनी फेल हो जाती है। ये आम तौर पे मैं देखता हूँ कि एडवांस किडनी फेलियर में डायबिटीज़ के मरीज आते हैं और मैं सोचता हूँ कि काश ये कुछ वर्ष पहले आ जाते। बीपी में भी ऐसा है कि अचानक से किडनी फेल हो गई, अब डायलिसिस की नौबत आ गई, तो लोग डॉक्टर के पास आते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आते हैं। जबकि मरीजों को चाहिए कि किडनी में जब शुरुआती प्रॉब्लम हो उसी वक्त नेफ्रोलॉजिस्ट को मिल लें। और इस साल वर्ल्ड किडनी डे का थीम भी है कि लोग समय पे अपनी जांच कराएं और अपने आप से सवाल पूछें कि आर योर किडनीज ओके। तो कुछ लोगों में किडनी की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जैसे बीपी के मरीज, शुगर के मरीज, स्टोन के मरीज, एल्डरली पर्सन्स। तो इन लोगों को क्या चाहिए कि अर्ली स्टेज में ही पिकअप कर लें। और अर्ली स्टेज में कैसे पता चलेगा? तो यूरिया क्रिएटिनिन भले ही नॉर्मल भी क्यों ना हो, अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा हो तो वो किडनी के फिल्टर के डैमेज होने की शुरुआती लक्षण हैं और इस स्टेज पे नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो अगर समय रहते आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। यूरिन का टेस्ट करा लें, यूरिन में शुगर नहीं आना चाहिए, यूरिन में प्रोटीन नहीं आना चाहिए, यूरिन में पस नहीं आना चाहिए, यूरिन में आरबीसी नहीं आना चाहिए।
और ये सरल जांच से पता चल जाता है कि आपके फिल्टर डैमेज तो नहीं हैं। केएफटी में यूरिया क्रिएटिनिन, सोडियम पोटासियम क्लोराइड, यूरिक एसिड, ये कुछ टेस्ट हैं जो हम लोग कराते हैं। ये अगर दायरे से बाहर हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि किडनी की शकल सूरत कैसी है, उसमें कोई रोग है तो वो भी दिख जाता है, वहाँ भी नेफ्रोलॉजिस्ट की आवश्यकता हो जाती है। और किडनी के जो लक्षण हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत वेग हैं, बहुत अस्पष्ट हैं, जैसे कमजोरी आना, क्योंकि किडनी के बीमारी में खून की कमी हो जाती है। लोग आयरन की गोली खा के अपने लक्षण को दाबते रहते हैं। किडनी के बीमारी में भूख नहीं लगती, लोग इसे आम गैस की बीमारी समझ के कुछ गैस की दवा खा लेते हैं। किडनी के बीमारी में बीपी बढ़ता है, लोग बीपी की दवा खा के अपने लक्षण दाब देते हैं। तो जब भी ये सब सिंपल सिम्टम्स हों, आप एक बार अपने आप से ज़रूर पूछें कि क्या आपके किडनी स्वस्थ हैं। या जब एनुअल चेकअप आप कराते हैं, जो सबको आजकल रिकमेंडेड है, तो उसमें एनुअल चेकअप में हार्ट के साथ साथ किडनी को भी एक जांच का हिस्सा ज़रूर बनाएं और नेफ्रोलॉजिस्ट को साल में एक बार दिखा लें तो अति उत्तम। सर, जैसे हार्ट हमारा अगर हार्ट अटैक आने वाला होता है तो हमें लगता है ना कि दिल में दर्द हुआ तो फील होता है कि यार ऐसा तो नहीं कि हमें हार्ट अटैक आएगा। तो ऐसे जो शुरुआती में आपने ये जो बताया कि आपको या तो बीपी भी हो, डायबिटीज़ भी हो, तो इन सब की जांच क्या ये किडनी प्रॉब्लम की समस्या में आएगा? हाँ, देखिए, अगर डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो तो इस बात को समझें कि ये दोनों बीमारी शरीर के संपूर्ण अंगों को खराब करती है। अगर डायबिटीज़ है तो वो बारीक नाड़ियों को खराब करती है और ऐसे मरीज में ब्रेन में स्ट्रोक, आँख की रोशनी, हार्ट, किडनी, पैर में नसों की कमजोरी सब कुछ हो जाता है। तो सब बीमारियां करीब करीब पैरेलल चलती हैं। तो डायबिटीज़ सालों साल का मौका देती है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कुछ लोग जेनेटिकली प्रोटेक्टेड हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, 20-20 साल से अपना ध्यान नहीं देने फिर भी ठीक है। ये वो लोग हैं जो जेनेटिकली प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन डायबिटीज़ के तकरीबन 35% लोग अपनी नाड़ियों को डैमेज कर देते हैं शुगर के कारण। अब ऐसे लोगों को चाहिए कि समय रहते स्पेशलिस्ट को दिखा लें। तो यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो किडनी में इन्वॉल्वमेंट पक्का है, और क्रिएटिनिन अगर नहीं बढ़ा है और यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो यही उचित समय है कि नेफ्रोलॉजिस्ट आपके इलाज का ट्रीटिंग टीम का हिस्सा बन जाए। अगर यूरिन नॉर्मल भी आ रहा है और मरीज जानना चाहता है कि उसे खतरा है कि नहीं, तो एक और टेस्ट होता है जिसे यूरिन फॉर मैक्रो एल्बुमिन बोलते हैं। प्रोटीन के बारीक कण अगर आ रहे हैं यूरिन में तो उस स्टेज पे इलाज हो जाए तो अति उत्तम। तो इस स्टेज पे अगर नेफ्रोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या होता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट, हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, अन्य स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा मरीज ध्यान दे, अपने शुगर को कंट्रोल रखे, अपने बीपी को कंट्रोल करे, रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले, तो खराब जीन के बावजूद उसको सालों साल तक उसकी किडनी और बाकी अंगों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि किडनी फेल होने के पहले सालों का मौका देती है मरीजों को, लेकिन मरीज वो सालों का मौका भी गंवा देते हैं। लोग वर्षों लापरवाही करते हैं तो समस्या आती है। तो डायबिटीज़ के मरीज को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि एक आंकड़े के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि भारत में विश्व के सर्वाधिक डायबिटीज़ के मरीज होने वाले हैं। करीब करीब लोग तो बोलते हैं कि 50% लोग वल्नरेबल हैं, और इस 50% लोगों में 35% लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होने वाली है। तो सोचिए कितना ह्यूज आंकड़ा है। और ये लोग अपनी किडनी बचाना चाहें तो बहुत बार मैंने देखा है कि कोई आयुर्वेदिक कर रहा है, कोई देसी कर रहा है, कोई विदेशी कर रहा है, कोई ऐसे ही केमिस्ट से दवा लेके खा रहा है। लेकिन सिर्फ शुगर को दाबना ही एकमात्र एम नहीं है। आपका एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, जीवन शैली में बदलाव होना चाहिए, खान पान में परहेज होना चाहिए, उचित दवाइयाँ हों, और डायबिटीज़ जिन जिन अंगों पर असर कर रहा है उन अंगों के रक्षक से आप मिलें, उनके स्पेशलिस्ट से मिलें, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा। तो डायबिटीज़ के लोगों को स्पेशली समय रहते किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाने की आवश्यकता है।
सर आपने करीब करीब 25 साल का आपका अनुभव है और इस 25 साल में कोई ऐसा केस जिसको डायबिटीज़ भी नहीं है और बीपी भी नहीं है और फिर भी उसे किडनी की समस्या हुई और ये समझ में नहीं आ रहा हो आपको कि ये कैसे हो सकता है, चाहे वो यूथ ही हो, तो ऐसा कोई केस आया है आपके? देखिए, बहुतों केस आते हैं और बहुत बार कारण दिमाग में हो सकता है उस वक्त ना आए, लेकिन मैं कुछ उदाहरण दूंगा जिससे किडनी प्रभावित होती है। डायबिटीज़ एक मुख्य बीमारी है जो किडनी खराब करती है। ब्लड प्रेशर एक मुख्य बीमारी है जो किडनी खराब करती है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को घुटने में दर्द है और वो बार बार दर्द की गोली खा रहा है और उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो दर्द की गोली के कारण किडनी खराब हो सकती है। ओवर द काउंटर मेडिसिन से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स ये किडनी को ख़राब करते हैं। एक बार तो मैंने ऐसा देखा कि एक पेशेंट को करीब आज से 10 साल पहले किडनी में प्रोटीन का लीकेज हुआ। मैंने बायोप्सी करी, मैंने इलाज भी किया, वो ठीक भी हो गया, फिर वो गायब हो गया। अब एक बीमारी है, पकड़ में आ गई तो कम से कम उसको रेगुलर इलाज करा के ठीक तो करें। तो एक किडनी की बीमारी जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, आज से 12 साल पहले वो बेहतर हो गई थी, जस्ट वो दिखाना बंद कर दिया तो बीमारी फिर से दोबारा आ गई। तो किडनी में बहुत तेरे इन्फेक्शन या इम्यूनिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम या बहुत चीज़ों का प्रभाव पड़ता रहता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मछली के गॉल ब्लैडर से खा लेने से भी किडनी फेलियर लोगों को हुआ है। कुछ लोगों में पता नहीं चलता कि किडनी क्यों फेल हुई, क्योंकि हम किस चीज़ें से एक्सपोज हैं बहुत बार पता नहीं चलता। उसको क्रोनिक किडनी डिजीज ऑफ अननोन ऑरिजिन बोलते हैं। लेकिन कोई ना कोई तो वजह होगी जो एक समय किडनी खराब हो गई। तो उस किडनी के बीमारी को हम उस वक्त अगर नहीं देखें और नेफ्रोलॉजिस्ट इलाज का हिस्सा भी नहीं है तो वह किडनी धीरे 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 जवाब देती रहती है। और किडनी में भगवान ने रिजर्व पावर काफ़ी दे दिया है। तो जब 50% किडनी चली जाती है तो जाके ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, और जब 90% किडनी चली जाती है तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो चूंकि मार्जिन ज़्यादा है तो बहुत बार लोग बीमारी को पालते रहते हैं और समय रहते नहीं दिखाते। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें लोगों में जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, और लोग वाकई अगर समय रहते नेफ्रोलॉजिस्ट को अगर दिखा लें तो बहुत सारी किडनियों को बचाया जा सकता है। सर एक जो था नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में था। अभी मैं जब सर्च मार रहा था नेफ्रोलॉजी के बारे में तो मुझे ये सिंड्रोम आया। सिंड्रोम से लोग डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत भयानक चीज़ है ये, इसके बिना तो हम। सिंड्रोम का मतलब हुआ रनिंग टुगेदर। तो बहुत पहले क्या होता था कि जब लोगों को, डॉक्टरों को पता नहीं था क्या बीमारी है, तो वो लक्षण समूह के बारे में देखते थे। तो कुछ खास लक्षण समूह अगर मरीज को हुआ तो उसको वो सिंड्रोम का नाम दे देते थे। सिंड्रोम का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि बीमारी बहुत घटिया हो। तो 2 सिंड्रोम का ध्यान मैं आपका आकर्षित करना चाहूँगा। एक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक है नेफ्रिटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब हुआ कि एक बच्चे में या एक एडल्ट में यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, उस प्रोटीन के कारण खून में प्रोटीन की कमी आ गई, उस कमी आने के कारण शरीर में सूजन आ गई, और वह सूजन के साथ साथ शरीर में और भी विकार हो गए, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इन्फेक्शन का होना। और इसमें किडनी आमतौर पे फेल नहीं करती। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब हुआ पेशाब में प्रोटीन आना, खून में प्रोटीन का कमी आ जाना और सूजन का होना। और आपको सुन के खुशी होगी कि ये बहुत मामूली बीमारी है, बच्चों को होता रहता है। 5-6 साल के बच्चे ठीक थे, अचानक उन्हें सूजन आ गई, और जब हम लोग रिपोर्ट देखते हैं और ये समूह पाते हैं, ये 3-4 लक्षण हो, तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल देते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है
कि अधिकांश बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने की वजह मिनिमल चेंज डिजीज या फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है, और इन दोनों का इलाज है और अधिकतर बच्चों का बीमारी क्योर हो जाता है। हाँ, लेकिन एलर्जी की तरह ये बीमारी बार बार आती है और हो सकता है डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़े, लेकिन जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो ये बीमारी थोड़ी शांत हो जाती है। एडल्ट्स में अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो तो उसके बहुत कारण हो सकते हैं, एमसीडी, एफएजीएस तो है ही, और भी बीमारियां हैं जैसे मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस, डायबिटीज़ में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये हुआ एक लक्षणों का समूह, मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नाम लिया। अगर पेशाब में प्रोटीन के साथ साथ आरबीसी भी आने लगे, बीपी बढ़ जाए और यूरिया क्रिएटिन बढ़ जाए तो इसको नेफ्रिटिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किडनी के फिल्टर जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उस ग्लोमेरुलस में विकार आ गया इम्यूनिटी के कारण। लेकिन यहाँ भी खुशी की बात यह है कि अगर मरीज बीमारी शुरू होने के 2 से 3 हफ्ते के अंदर आ जाए तो मैं किडनी की बायोप्सी करूँगा। नेफ्रेटिक सिंड्रोम के भी बहुत कारण होते हैं जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक, क्रेसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन तमाम बीमारियों का एग्जैक्ट डायग्नोसिस हम किडनी बायोप्सी के द्वारा करते हैं, जो एक बहुत सरल प्रक्रिया है, चीरफाड़ नहीं करते। किडनी में पीठ में एक पतली सुई डाल के निकाल लेते हैं और अंदर से जो मटेरियल आता है उसे दूरबीन से देखते हैं कि फिल्टर में चल क्या रहा है। और इसमें भी अधिकतर बीमारी का अगर समय पे मरीज आ जाए तो क्योर या उपचार संभव है। तो इन दोनों सिंड्रोम से ना डरें, उल्टा तो मैं कहूँगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बहुत मामूली बीमारी है। सर एक चीज़ है दिमाग में, जैसे आपने पहले बताया था जब शुरू में कि अगर किसी को कमजोरी फील हो रही है, महसूस हो रहा है, और चाहे पैर में झंझनाहट हो आम बोलचाल के भाषा में, या फिर आपको खून की कमी है, तो ये तो सर भारत में अक्सर ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा जो केस है वो तो महिलाओं में देखने को मिलती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि ब्लड की कमी होती है, पैरों में झुंझुनाहट होती है, तो महिलाएं अक्सर ऐसी शिकायत तो करती हैं। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि सबको कुछ ना कुछ किडनी की प्रॉब्लम होगी? नहीं, आप इसको और गहराई में समझें। देखिए, अगर किसी मरीज को सर दर्द हुआ तो वह किसी भी केमिस्ट से मिलके सर दर्द की गोली खा के अपना सर दर्द को ठीक कर सकता है, और ऐसा ही होता है। लेकिन ये हुआ लक्षण दाबना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। देखिए, सर दर्द की क्या गोली है तो केमिस्ट भी बता देगा, आप गूगल करके भी जान सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि नेफ्रोलॉजिस्ट की पढ़ाई करने में ही 14-15 साल लग जाते हैं, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, डीएनबी। तो इतना साल पढ़ाया क्या जाता है? इतना साल पढ़ाया जाता है कि हम डायग्नोसिस कर सकें कि उस सर दर्द का कारण क्या है। अगर सर दर्द का कारण आँख की रोशनी में कमी है तो वो चश्मा पहन के ठीक होगा, गोली खा के ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर सर दर्द का कारण ब्रेन ट्यूमर है तो इसके मायने बदल जाएंगे। अगर सर दर्द का कारण माइग्रेन है तो इसके मायने बदल जाएंगे। उसी तरह आपने खून की कमी की बात की। ये बात सही है कि अपने देश में महिलाओं में अधिकांशतः खून की कमी का कारण आयरन की कमी होता है। तो आयरन की कमी से खून की कमी होती है, लेकिन खून की कमी होने का आयरन की कमी होना एकमात्र कारण नहीं है। खून की कमी थैलेसीमिया के कारण भी हो सकता है, तो इसमें अलग स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। खून की कमी कैंसर के कारण भी हो सकता है, इसमें हेमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और खून की कमी किडनी फेलियर के कारण हो सकता है, यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह मामूली गैस किसे नहीं होता, लेकिन अगर किसी को गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है और वो गैस की गोली खा रहा है तो गलती कर रहा है। गैस अगर किडनी फेलियर के कारण है और वो सिर्फ एक गैस की गोली खा रहा है तो वो गलती कर रहा है। तो अगर 1-2 दिन कोई लक्षण हो जाए, किसी को 2 दिन का सर दर्द हो, मैं ये नहीं कहता कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट के पास जाओ, लेकिन समस्या क्या है, लोग महीनों का सर दर्द इग्नोर करते हैं, लोग महीनों का खून का कमी को इग्नोर करते हैं। तो अगर कोई सिम्टम हो तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के चक्कर में ना पड़े। अगर आपकी समस्या 2-4 दिन से ज़्यादा रहती है
तो अपने फिजिशियन से मिलके इसके गहराई में जाएं कि खून की कमी क्यों है, गैस क्यों है, पैर में सूजन क्यों है। पैर में सूजन किडनी के भी कारण हो सकती है, लीवर के कारण भी हो सकती है, हार्ट के कारण भी, थायराइड के कारण भी हो सकता है। और जाहिर है कि डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट बदल जाएगा। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हम लक्षण दाबने का प्रयास करते हैं ये गलत है। बीपी की अगर आप बात करें तो अगर एसेंशियल हाइपरटेंशन है कि माँ पिताजी को बीपी था और किसी बच्चे को भी हो गया, 45-50 में एक आध गोली से ठीक हो जाता है, शायद इसके कोई गलत मायने नहीं है। लेकिन अगर वह बीपी किडनी से निकला और आप सिर्फ बीपी की गोली खा के उस बीपी के लक्षण को दाब रहे हैं लेकिन बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो वहाँ पे कमी कर रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है कि सिम्टम्स में मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोग, हम आप जैसे लोग किसी को व्हाट्सएप कर देते हैं, किसी को गूगल कर देते हैं, कोई डॉक्टर दोस्त है वो भी दवा बता भी देता है। तो इस चक्कर से बाहर निकल के किसी अच्छे फिजिशियन से मिल के अपना चेकअप करा लें और बहुत बार उस चेकअप में आपको क्लू मिल जाता है कि हाँ हमें किस दिशा में जाना है। सर आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको ये आपसे ये जानकारी चाहेंगे, जैसे जॉन्डिक होता है तो जॉन्डिक में भी तो कभी कभी यूरिन से प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और फिर ब्लड आने लगते हैं, कभी यूरिन येलो हो जाता है, येलोइश कलर में। देखिए, जॉन्डिस मुख्य तौर पे लीवर की बीमारी है जिसमें बिलिरुबिन का लेवल खून में बढ़ जाता है और उससे शरीर, खास तौर पे आँख का रंग पीला पड़ता है, पेशाब भी पीला होता है और उसको पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। लीवर की बीमारी में भी किडनी पे असर आ सकता है, उसको हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा है कि लीवर ठीक हो गया तो किडनी भी ठीक हो जाती है, तो उसे हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। और लीवर में खून गाढ़ा करने वाले तत्व बनते हैं, कोगुलेशन फैक्टर बनते हैं। तो अगर लीवर कमज़ोर हो तो ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगी और यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो एक अंग की बीमारी दूसरे अंग पे छलक सकती है। उसी तरह हार्ट की बीमारी में भी किडनी की बीमारी हो जाती है जिसे कार्डियोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर टीम वर्क की ज़रूरत है। कार्डियोलॉजिस्ट या लीवर स्पेशलिस्ट के साथ साथ नेफ्रोलॉजिस्ट भी ट्रीटमेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो किसी भी अस्पताल में जब ऐसी समस्या होती है तो सारे संबंधित टीम के लोग उन्हें देख करके अपने अपने स्पेशलिटी के हिसाब से उनको दवाइयाँ करते हैं और लीवर में किडनी के जो असर आता है उसमें बहुतों को ठीक किया जा सकता है। सर आपने आपका जब मैं प्रोफाइल देख रहा था, आप सर पटना से पढ़े, उसके बाद लखनऊ से भी पढ़े, मतलब एमबीबीएस आपने पटना मेडिकल कॉलेज से किया, एमडी मेडिसिन ये भी पटना मेडिकल कॉलेज से किया, और उसके बाद डीएनबी मेडिसिन है, नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन, ये न्यू दिल्ली से, और ये डीएम है नेफ्रोलॉजी, ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से किया आपने। फेलोशिप भी है इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की। लेकिन सर ये तीनों जगह आपने 2 जगह देखा, वैसे डॉक्टर तो आपके पास तो जो पेशेंट हैं, डॉक्टर होते हैं उनके पास पेशेंट हर जगह से आते हैं, लेकिन जैसे गांव है, या आपने यूपी बिहार, इसके एग्जाम्पल में लेता हूँ क्योंकि आप वहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो बिहार से हैं, जिनके पास नज़दीक में ये सेंटर ही नहीं है, जिनके हम कैसे चेक करेंगे हमारा किडनी है, हम टेस्ट भी ना करवा पाएँ, अब वो कैसे कर सकते हैं, वो परेशानी से कैसे निपटेंगे कि वो टेस्ट भी कराने से चुकते हैं, वो बचते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। और अगर हम बिहार यूपी की बात करें तो आपकी जानकारी दे दें कि भारत का जो पहला डायलिसिस हुआ था वो महाराजा ऑफ हथुआ हिज हाइनेस गोपेश्वर शाही जी में हुआ था, और वह डायलिसिस की गई थी वेल्लोर में, और मशीन इंग्लैंड से आई थी, और मरीज़ कहाँ के थे? हथुआ महाराज बिहार के थे। जयप्रकाश नारायण जी के भी वक्त पटना मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई थी बहुत पहले। और अब तो पटना मेडिकल कॉलेज अपना 100 साल मना रहा है, सेंटेनरी सेलिब्रेशन कर रहा है। लेकिन समस्या क्या हो गई कि विगत 25-30 सालों में टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और ये बहुत ही कॉस्ट इंटेंसिव था। मतलब करोड़ों की मशीनें हर जगह लाना एक सरकार के लिए उस रेस में आसान नहीं था।
तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कम खर्च में लगा करके हम बेहतर इलाज कर सकते हैं, जैसे मलेरिया उन्मूलन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का कंट्रोल। लेकिन किडनी वाले में एक बार किडनी फेलियर हो गया तो इलाज का खर्च बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किडनी की अवेयरनेस समय रहते हो जाए। तो जो आपने सवाल उठाया उसका बहुत सीधा जवाब है कि हम अपने आप से पूछें कि आर आवर किडनी ओके, क्या हमारा गुर्दा स्वस्थ है। हर आदमी पूछे। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि किडनी का जो बेसिक चेकअप है, इस सवाल का जवाब कि गुर्दा ठीक है कि नहीं, सिर्फ 500 रुपये में मिल सकता है। ये महंगा नहीं है। रूटीन यूरिन, यह जांच तो हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है। केएफटी टेस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है। सरकार के अकथ प्रयास से, उन्होंने बहुत मेहनत गवर्नमेंट ने किया है, आज के डेट में डायलिसिस हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया है। तो वो बातें नहीं रही कि आम आदमी वंचित है, बस अज्ञानता है, जानकारी की कमी है। एक रूटीन यूरिन 50 रुपये में हो जाता है, केएफटी 200-300 में हो जाता है। अभी हम वर्ल्ड किडनी डे में पैकेज निकाल रहे हैं जिसमें संपूर्ण टेस्ट 999 रुपये में कर देंगे। जाहिर है कि बहुत सारे अस्पताल भी इस मुहिम में लग गए होंगे। तो आम लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि यूरिया, क्रेटिन, सोडियम, पोटासियम केएफटी बोलते हैं, किडनी का अल्ट्रासाउंड और रूटीन यूरिन, ये तीनों जांच बहुत महंगे नहीं हैं, सब सुलभ हैं। डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ें, ब्लॉक लेवल तक उपलब्ध हैं। बस लोग उस पर ध्यान नहीं देते, खास तौर पे गांव के लोग। उनको अगर डायबिटीज़ है तो उनका भी शरीर उतना ही अनमोल है जितना शहरी लोगों का। वो अपना शुगर के टेस्ट के साथ साथ रूटीन यूरिन क्यों नहीं कराते? और अगर उनका यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो उनको भी नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो हाँ, ये बात सही है कि नेफ्रोलॉजी की पढ़ाई भारत में बहुत बाद में आई और इसमें अज्ञानता इसलिए भी बढ़ी क्योंकि आज के वक्त भी संपूर्ण भारत में सिर्फ 3200 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। लेकिन यूरिन में प्रोटीन है कि नहीं, ये तो आपको अच्छा फिजिशियन भी बता देगा। आप स्वयं इसको देख सकते हैं। और अब बहुत ही रैपिडली सुविधाएं हर जगह फैल रही है और गांव के लोग इन जांचों से वंचित नहीं हैं। वो इनका इल्म नहीं रखते, इसका ध्यान नहीं रखते। सर आगे बढ़ेंगे, इससे पहले मुझे बताइए, आपका ही एक्वार्ड हॉस्पिटल का ही एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें विदाउट सर्जरी किडनी ट्रांसप्लांट किया था। नहीं, ये आपने इसको, मैं दूसरे ढंग से इसको बोलता हूँ। पहले जो ट्रांसप्लांट करते थे उसमें बहुत लंबा चीरा डोनर का यहाँ लगता था। अब डोनर बीमार तो है नहीं, अब वो 9 इंच का चीरा लेकर घूमेगा तो जाहिर है कि उसकी रिकवरी डिलेड होगा, हर्निया का रिस्क होगा, दर्द होगा और सबसे बड़ी बात एक दाग रह जाएगा। तो अकॉर्ड में शुरू से ही हमारे सर्जन्स लेप्रोस्कोपी विधि से किडनी निकालते आए हैं, जिसमें चीरा छोटा लगता है, इतना छोटा। लेकिन अब हम लोगों ने एक नया काम चालू कर दिया है जिसे नोट्स बोलते हैं। नेचुरल ऑरिफिस, जो गुप्तांग हैं, जैसे पैखाने के रास्ते या बच्चेदानी के रास्ते किडनी निकाल लिया। तो ये एक महिला थी जिन्होंने पति को किडनी देने की इच्छा जाहिर रखी। अब वो यंग है, हम नहीं चाहते कि उनके पेट में कोई दाग आए, तो जनाने रास्ते से दूरबीन के द्वारा चीरा लगा के बच्चेदानी को बचाते हुए किडनी को नीचे से डिलीवर कर दिया और पेट में कोई दाग नहीं लगा, कोई लंबा स्कार नहीं आया। सिर्फ लेप्रोस्कोपी पोर्ट का एक होल है वो भी भर गया। फ़ायदा क्या हुआ? कोई स्कार नहीं है, लुक्स को लेकर के कोई टेंशन नहीं है। नंबर 2, चौथे दिन उनको घर भेज पाए, हर्निया वगैरह का खतरा नहीं है, पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया। तो ये काफ़ी न्यूज़ में आया, कल ही इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कोशिश हम लोग करेंगे कि ये महिलाओं में बड़ा आसानी से संभव है कि उनको दाग ना दें और वो किडनी डोनेशन संपन्न हो। तो इसको हम लोग नियमित तौर पे करने का प्लान कर रहे हैं। सर महिलाओं में ऐसी क्या ये कोई दिक्कत तो नहीं कि जैसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आए या फिर अगर बच्चे हों तो फिर दिक्कत आए अगर एक किडनी डोनेट कर देती हैं तो? देखिए, किडनी डोनर की संपूर्ण जांच करने के बाद ही डोनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। और भारत में सरकार ने कानून बना के, ह्यूमन ऑर्गन एक्ट बना करके बहुत बड़ा उपकार किया कि एक उन्होंने दिशा निर्देश दे दिया
कि इस दिशा निर्देश के तहत ही ट्रांसप्लांट होना चाहिए। तो डोनर का कंप्लीट चेकअप करते हैं। जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि किडनी देने से उनको घाटा नहीं है, वो स्वस्थ रहेंगे, तभी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं कि अगर फैमिली कंप्लीट हो जाए, बच्चा पूरा हो जाए, तभी वो किडनी डोनेट करें, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी सर्जरी करने जा रहा है। लेकिन अभी हाल में एक वाकया और हुआ कि एक 5 साल के बच्चे में एक माँ ने अपनी किडनी दी। अब 5 साल के बच्चे का डायलिसिस करना आसान नहीं है, हर जगह वो कैपेबिलिटी उपलब्ध नहीं है। वह लड़का बिहार सुदूर एक आरा डिस्ट्रिक्ट से आता है। अब वो भटक रहा था डायलिसिस कहाँ मिले, तो इस एज में हम लोगों ने ट्रांसप्लांट कर दिया और वो सफल भी रहा। अब बच्चा स्कूल जाने रहा है। अगर डायलिसिस पे रहता और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस के लिए आता तो स्कूल कैसे जाता, तो अब वो स्कूल ज्वाइन कर लिया है। अब उसकी माँ जिसने किडनी दी थी वो बाय चांस प्रेग्नेंट हो गई डोनेशन के 3 महीने बाद, और अब डिलीवरी भी हो गई और पूरे नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो ये एक उदाहरण है कि डोनर स्वस्थ रह सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैदाइशी एक ही किडनी है और ये पता चलता है 60-70 साल की उम्र में। तो एक किडनी एक मरीज के लिए काफ़ी होता है। हमने आपको बताया कि भगवान ने रिजर्व पावर किडनी में बहुत दिया है। तो अगर एक किडनी भी है और वो स्वस्थ है तो वो संपूर्ण जीवन के लिए काफ़ी है। तो एक डोनर अगर प्रॉपर टेस्ट करा करके सुनिश्चित कर ले कि उसका दोनों किडनी ठीक है और देने लायक और तब किडनी लें, तो परेशानी नहीं आनी चाहिए। सर, कब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और क्या मेडिसिन से भी तो ठीक हो सकता है किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चले कि मेडिसिन या ट्रांसप्लांट? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहला तो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किडनी की बीमारी ना हो, और प्रिवेंशन की बात हमने विस्तार पूर्वक की। अब अगर किडनी कमज़ोर हो तो भी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आएँ कि वो कमज़ोर किडनी को सालों साल चला दे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो कमज़ोर किडनी जल्दी चली जाएगी। लेकिन बहुत बार लोग हमारे पास किडनी फेलियर के स्टेज में आते हैं। अब किडनी फेलियर का मतलब मौत नहीं होता। किडनी फेलियर दरअसल 3 प्रकार के होते हैं। AKI एक्यूट किडनी इंजरी, RPRF रैपिडली प्रोग्रेसिव रेनल फेलियर एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। अब एक महिला का डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के कारण किडनी फेल हुआ, इसको AKI बोलेंगे। अब इसमें पेशाब 7 दिन तक बंद रहा, लेकिन फिर यह बीमारी AKI एक्यूट किडनी फेलियर पूरी तरीके से ठीक हो सकती है उचित मार्गदर्शन के द्वारा। और अगर इसमें डायलिसिस कर रहा हूँ तो ये डायलिसिस तभी तक कर रहे हैं जब तक किडनी ठीक नहीं हो जाती। तो ये बात सही है कि किडनी फेलियर दवाइयों से ठीक हो सकती है। एक बीमारी होती है RPRF। तो मैंने बोला नेफ्रेटिक सिंड्रोम की मैंने चर्चा की। तो अगर किडनी फेलियर में जाने लगे, क्रिएटिन बढ़ने लगे और किडनी का साइज छोटा नहीं हुआ, सूखा नहीं है किडनी, तो शुरुआती 1-2 महीने में विंडो होता है। उस टाइम में अगर बायोप्सी करें और किडनी के फेलियर का कारण पकड़ लें कि क्रेसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण किडनी फेल हो रही है और इसमें हम दवा दें, तो ऐसी किडनी भी दवाइयों से ठीक हो सकती है। लोग फेलियर से वापस आ सकते हैं और किडनी फेलियर रुक सकता है। एक मैंने देखा किडनी फेलियर का कारण था प्रोस्टेट का इग्नोर किया एक वृद्ध ने और रुकावट के कारण किडनी फेलियर में चली गई। बस रुकावट दूर कर दिया, किडनी फेलियर ठीक हो गया। लेकिन हाँ, एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें किडनी की बीमारी शुरू तो हो गई, न उन्हें पता चला या डॉक्टर को दिखाया नहीं या डॉक्टर को वॉटेवर। तो जब दोनों गुर्दे छोटे हो जाते हैं तो एक अंग का चला जाना अच्छी बात नहीं हो सकती। जैसे किसी का दांत टूट जाए और गिर जाए, अब वो दवा से नहीं आएगा। किसी की उंगली कट जाए, वो दवा से नहीं आएगा। तो अगर दोनों गुर्दे सूख गए हों तो वो गर्म पानी में लेटने से या योग करने से या जादू टोना से या दवा से नहीं ठीक होगा। तो वहाँ हम बोलते हैं कि अगर नकली दांत लगा दें तो टूटे दांत का अंतर पता नहीं चलता। अगर लेंस में मोतियाबिंद हो गया तो उसको हटा के नया लेंस लगा दें तो नई दृष्टि मिल जाती है, वो भी दवाइयों से ठीक नहीं होता। तो किडनी में भी अगर किडनी परमानेंटली फेल हो गया, सूख गया,
तो किडनी का काम हम कृत्रिम रूप में कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और वह किडनी का अंत हो सकता है, वो जीवन का अंत नहीं है। और हमारे पास 3 विकल्प हैं। एक मशीन की डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, और इसको सरकार ने सर्वसुलभ बना दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में अब डायलिसिस उपलब्ध है और डायलिसिस पे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बन रहे हैं जो 50 साल पहले संभव नहीं थे। कोई इस पे कंसीडर नहीं कर रहा था, लेकिन अब लोग कर रहे हैं। एक डायलिसिस होती है पेट की डायलिसिस, जो घर बैठे कर सकते हैं, उसको CAPD बोलते हैं। तो मेरे ऐसे मरीज जो बहुत दूर से मेरे पास आते हैं और उनके निजी क्षेत्र में अच्छी डायलिसिस की सुविधा नहीं है, उनको मैं PD की सलाह देता हूँ। और तीसरा विकल्प है गुर्दा को बदल देना। गुर्दा को बदलने के लिए किडनी का डोनेशन चाहिए। परिवार में अगर उचित डोनर है, माँ बाप भाई बहन अगर ये हैं जो किडनी दे सकते हैं और वो स्वस्थ हैं, तो वो किडनी देते हैं। और यह काम हम रेगुलरली करते हैं। तो डोनर ने किडनी दिया, डोनर तो स्वस्थ है, वो चौथे दिन घर जाता है और रेसिपिएंट किडनी फेलियर से बाहर आ जाता है। जिनके घर में डोनर नहीं है, उसके लिए भी सरकार मेहनत कर रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट लाई है, एक नेशनल रजिस्ट्री बनता है, नोटा उसके लिस्ट बनाती है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है कि विदेशों की तरह भारत में भी जागरूकता हो। करीब 1500 ट्रांसप्लांट भारत में प्रति वर्ष होता है और सिर्फ 2000 से भी कम कैडावरिक ट्रांसप्लांट है। जबकि हम इतने पॉपुलेशन वाले देश हैं, इतने लोग अपना पाप कुंभ में धोए। एक और तरीका है पाप धोने का कि हम अपना अंग प्लेज करें कि हम मरणोपरांत अपने अंग किसी को देकर जाएं, वो भी एक पुण्य का जरिया है। अगर यूरोप की तरह भारत में जागरूकता हो जाए तो ये समस्या ही खत्म हो जाए। तो किडनी फेलियर एक ऐसा विषय है जहाँ किडनी फेल होने के बाद भी उम्मीद की किरण होती है। सर, डायलिसिस क्या है? डायलिसिस बार बार होता है, एक आम बोलचाल के भाषा में लोगों को समझ भी नहीं आती कि ये किडनी फेल हो गया तो डायलिसिस क्या होगा। किसी भी चीज़ में डायलिसिस का यूज़ कर लेते हैं, तो ये है क्या डायलिसिस? देखिए, किडनी का काम है खून के जहर को साफ करके पेशाब बना करके बाहर निकाल देना। अब किसी भी कारण से किडनी चली गई तो इसका मतलब, बहुत पहले की बात नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं MBBS कर रहा था तो उस साल इसका मतलब था, मैं 1985-86 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में इसका मतलब होता था मौत। लेकिन डायलिसिस ने क्या किया? डायलिसिस ने किडनी के कारण मरने से रोक दिया। तो डायलिसिस के प्रति जो दुर्भावना है उसको भगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह जीवन दान देती है उन मरीजों का जिनका किडनी फेल हो चुका हो। तो यह एक मशीन होती है जिसमें हम एक फ़िल्टर लगाते हैं। अब मरीज़ का गंदा खून एक ट्यूब के ज़रिए उस फिल्टर में जाता है। फिल्टर में एक तरफ ब्लड होता है, दूसरी तरफ दवा होती है जिसको डायलिसेट बोलते हैं। तो वो खून का जहर डायलिसेट में चला गया और डायलिसेट का कुछ अच्छा कंपोनेंट ब्लड में आ गया, और ये जो prescript साफ़ किया हुआ खून है वो हम फेंकते नहीं हैं, वह वापस मरीज को कर देते हैं। तो एक अच्छी डायलिसिस अगर करें 4 घंटे की, तो खून का जो जहर है, जो टॉक्सिन है, वो 65-70% कम हो जाता है। तो इससे जीवन लाभ मिलता है। लेकिन हाँ, हमारा नेचुरल गुर्दा 24 घंटे काम करता है और हम डायलिसिस 24 घंटे नहीं दे सकते। तो अगर 3-4 घंटे की डायलिसिस दी तो इससे 2-3 दिन का लाभ मिलता है, फिर डायलिसिस की ज़रूरत दोबारा पड़ती है। तो डायलिसिस एक बार किया, 2-3 दिन काम चल गया, फिर किया, तो हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस करते हैं। और ये तब तक करते हैं जब तक किडनी ठीक ना हो जाए। तो AKI में, RPRF में किडनी ठीक हो जाती है। ये तब तक करते हैं जब तक किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जाए। एक बार ट्रांसप्लांट कर दें, नया गुर्दा मिल गया तो इसकी ज़रूरत नहीं है। या जैसे मैंने प्रधानमंत्री VP सिंह का उदाहरण दिया, ठीक, उन्होंने 18 साल डायलिसिस किया और वो स्वस्थ रहे। लेकिन डायलिसिस को लेके लोग जो दुर्भावना फैला देते हैं उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो मैं तो कहता हूं कि किडनी फेलियर जान नहीं लेती। आज किडनी फेलियर नहीं जान लेती, उसका डर और उससे जो उत्पन्न होने वाला लोगों का कन्फ्यूजन है, जो 50 कचरा लोगों ने दिमाग में पाल रखा है, उसके कारण लोग समय के पहले चले जाते हैं जबकि उपाय संभव है। सर,
एज का कोई बार्गेनिंग होती कि किस एज में लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या उनको किया जा सकता है? अगर हम डोनर हैं तब भी, और हमारा अगर किडनी चेंज हो रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है तब भी एज लिमिटेशन है कि इस एज के बाद हम नहीं कर सकते? हाँ है। देखिए क्या है कि बहुत छोटे बच्चों में ट्रांसप्लांट करना टेक्निकली चैलेंजिंग होता है। तो करने को तो हमारी टीम ने 5 साल के बच्चे में किया। तकरीबन 10 साल पहले हम लोगों ने 3 साल के बच्चे में भी ट्रांसप्लांट कर दिया था और वो वन ऑफ द यंगेस्ट किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट था। ये भी नेशनल न्यूज़ बना। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि तब टेक्निकली इजी हो जाता है और तब तक बच्चे को डायलिसिस के द्वारा उसको बड़ा होने का मौका देते हैं। बहुत पहले ट्रांसप्लांट बोलते थे कि 55-60 साल तक ही करो, उसके बाद ना करो। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी लिमिट ऐसा नहीं है कि 60 के ऊपर नहीं करते। एक्चुअली ये देखते हैं कि वो मरीज़ कितना फिट है। बहुत बार ऐसा देखा है कि 60 के लोग हैं, वो एकदम रिटायर्ड हैं, खाली बैठे हुए हैं, तो उनके लिए वर्क आवर, ऑफिस आवर तो नष्ट नहीं हो रहा है, तो वो डायलिसिस यूनिट आके डायलिसिस करा सकते हैं क्योंकि उनका ऑफिस आवर वर्क नहीं हो रहा। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि 62 साल का आदमी है और वो फिजिकली एक्टिव है, बिजनेस रन कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो हम लोगों ने उस उम्र में भी ट्रांसप्लांट किया है। तो करने को तो ट्रांसप्लांट 65 साल में भी करते थे, 66 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि एक आदमी अपना किडनी उसको दान देगा कि वो इतने बड़े ऑपरेशन के लिए सक्षम है कि नहीं, फिजिकली कितना फिट है, कितना डिसिप्लिन्ड है, ये कितना किडनी को उपयोग में लाएगा, इन सारी चीज़ों को करते हैं। तो एक पर्टिकुलर एज बार नहीं है, एक्चुअली उनका फिजिकल हेल्थ क्या है ये निर्णायक होता है। सर, अंत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो आपने किया, जैसे आपको एक अवार्ड मिला था, यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड एट जापान, तो ये कौन से, क्यों दिया जाता है ये अवार्ड, और ये क्यों मिला, किस फील्ड में मिला, किस चीज़ को लेकर? बताता हूँ। देखिए, नेफ्रोलॉजी की पढ़ाई तो इधर ही विकसित हो रही है अपने देश में। पिछले समझिए कि 1990-95 के बाद ही किडनी की पढ़ाई चालू हुई। तो जो हमारे जो एकेडमिक फोरम्स हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि रिसर्च का वातावरण बने। तो ये बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले जब मैं काफ़ी यंग था, तो मैंने एक शोध किया था कि अगर शरीर में मायोग्लोबिन नाम का केमिकल बढ़ जाए। अब मायोग्लोबिन केमिकल क्यों बढ़ता है? मसल इंजरी से, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से या हीट स्ट्रोक होने से शरीर में एक केमिकल बनता है मायोग्लोबिन। तो इसमें किडनी फेलियर की संभावना बहुत होती थी। तो ऐसा हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मैराथन रेस कर लिया और उसकी प्रैक्टिस है नहीं, और जो मसल इंजरी हुआ उसके कारण किडनी फेलियर में चला गया। तो यहाँ पे मेरा शोध ये था कि फोर्स अल्कलाइन डायरेसिस, उसमें अगर हम पेशाब की मात्रा बढ़ा करके, अब ऐसा देखा गया कि जब यूरिन एसिडिक होता है तो मायोग्लोबिन के केमिकल्स किडनी के ट्यूब्यूल को चोक कर देते थे। तो फोर्स अल्कलाइन की यूरिन का बहाव बढ़ाएं और शरीर में जो तेजाब है उसको कम करें और क्षार बेस को बढ़ाएं, बाइकार्बोनेट को बढ़ाएं। तो जैसे ही पता चला कि मायोग्लोबिन का लेवल हाई है तो हमने फोर्स अल्कलाइन डायलिसिस किया और उससे किडनी फेल होने से बच गई। तो इसको मैंने जापानीज सोसाइटी को ये शोध पत्र जब दिया तो उन्होंने हमें इनवाइट किया। ये जापान के फुकुओका शहर में हुआ था, बहुत पुरानी बात है, शायद 2007-08 की होगी। तो वहाँ पे हमें फिर यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड उसके लिए मिला। और ये हम रूटीन प्रैक्टिस में भी सिर्फ मायोग्लोबिन नहीं, अगर किसी का यूरिक एसिड 15 हो जाए, किसी का कैल्शियम 15 हो जाए, तो इन चीज़ों में भी किडनी फेलियर में जा सकती है। तो उसको प्रोएक्टिव होकर के अगर हम पकड़ लें और उसको ठीक कर दें, जिसमें अल्कलाइन डायरोसिस भी एक जरिया है, तो उसके तहत कैल्शियम, यूरिक एसिड या मायोग्लोबिन से फेल होने वाले किडनी को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये था ये शोध। सर, अंत में एक सवाल आ रहा था वो कि प्राइसिंग को लेकर, जो अपने इंडिया में है अलग अलग प्राइस लगता है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लें, डायलिसिस करा लें, तो ये जो हाई और लो रेट है इसको लेकर आप क्या कहते हैं कि क्या ऐसा क्या डिफरेंस हो जाता है कि कोई हॉस्पिटल आपसे 5 लाख ले लेता है, कोई हॉस्पिटल आपसे 3 लाख में ठीक कर देता है, तो ऐसा क्यों?
देखिए, समस्या ये है कि भारत में लोग अपने स्वास्थ्य के लिए सेविंग नहीं करते और उनको हेल्थ सरप्राइज़ के तौर पे बीमारी मिलती है और तब वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। वो बेटी के शादी के लिए प्रिपेयर्डनेस रखते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं रखते। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप देखें तो हालांकि जनरल परसेप्शन ये है लोगों का कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोई भी चीज़ महंगी है, लेकिन मैं एक परिप्रेक्ष्य आपको दे रहा हूँ। मेरा एक मरीज दुबई गया अपने बेटे के पास और वहाँ जब डायलिसिस कराया तो वहाँ एक डायलिसिस की कीमत थी 18,000 रुपये और भारत में हम 2,000 रुपये में डायलिसिस प्रदान करते हैं। तो भारत महंगा नहीं है, इस बात को समझें। कनाडा जैसे बड़े देश में या ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश में एक नेफ्रोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट आप लेना चाहें तो 15 दिन से ज़्यादा का वेटिंग पीरियड है। भारत में एक नेफ्रोलॉजिस्ट को आप 1,000 रुपये में या उससे भी कम पैसे में कभी भी दिखा सकते हैं। तो भारत की हेल्थ सर्विस उतनी महंगी नहीं है। तो ऐसा हुआ, एक लड़का था बुलंदशहर के आसपास का, वह दुबई में ड्राइवर का काम करता है और उसकी किडनी फेल हो गई। अब उसके लिए दुबई असंभव है। तो वो भारत आया हम लोगों के पास और हम लोगों को कहा कि मेरा ट्रांसप्लांट करा दो। अब उसके लिए वहाँ 18,000 पर डायलिसिस, उसके लिए तो जेब से बाहर है। और हम लोगों ने उसका ट्रांसप्लांट 5-6 लाख में कर दिया और 1 महीना के अंदर उसे वापस भेज दिया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है कि कॉस्ट सरकारी संस्थानों से थोड़ा सा महंगा पड़े, लेकिन फिर सरकारी संस्थान में मान लीजिए कि कोई चीज़ सस्ती है और वेटिंग पीरियड 2 साल का है और 2 लाख आप सिर्फ डायलिसिस में गंवा दिए वेट करते करते और कॉम्प्लिकेशन हो गए अलग, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो रहा नहीं। तो मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि कॉस्ट प्राइवेट सेक्टर में भारत में विदेशों की तुलना में तो बहुत कम है। हाँ, जैसे जैसे सरकारी संस्थान बढ़ेंगे, जैसे जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ेगी, अब गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस तो कर ही दिया, तो गरीब लोगों के लिए मुफ्त डायलिसिस उपलब्ध है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल रेटिंग की। देखिए, कुछ मरीज हैं जो पंखा में रह सकते हैं, उनको पंखा की आदत है, तो उनको पंखा के अंदर रख के आप इलाज करो तो कॉस्ट कम लगेगा और इलाज सस्ता हो जाएगा। लेकिन संजय गांधी इंस्टीट्यूट का आपने नाम लिया, मैंने पढ़ाई की, वो सेंट्रली एयर कंडीशनड है, तो इसमें एक खर्च तो आएगा। ये भी गवर्नमेंट का संस्थान है, लेकिन वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की तुलना में वहाँ के चार्जेस ज़्यादा होंगे। आप एक ट्रेन की बात करें, यहाँ से पटना जाने के लिए हो सकता है एक ट्रेन आपको मंजिल तक पहुँचा दे, लेकिन एक ने सर्विस ली जनरल बॉगी की तो उससे सस्ता पड़ेगा, और एक फर्स्ट क्लास के कूपे में जा रहा है, वो सुविधा ले रहा तो उसको महंगा पड़ेगा। तो बेसिक इलाज तो सस्ते में ही संभव है। हम CGHS बेनिफिशियरी को, ESI बेनिफिशियरी को, ECHS बेनिफिशियरी को सरकार द्वारा निर्धारित रेट पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो रेट तो बेसिक वही होता, लेकिन एक मरीज को एक सर्विस चाहिए कि नहीं हम बड़ा सा स्वीट रूम लें। तो कुछ अस्पताल, अब अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग सर्विसेज तो होंगी ही। इसी देश में सरकार खुद महंगी ट्रेन चलाती है, इसी देश में सरकार खुद एक ज़माने में फर्स्ट क्लास एयर इंडिया का चलाती थी। तो ऐसे लोग जो वो सर्विस लेना चाहते हैं वो उसका एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। अगर बेसिक सर्विस की बात करें तो सबके लिए सामान्य है, तो सबका इलाज सेम होता है। कोई जनरल वार्ड में भी रहे और कोई प्राइवेट रूम में रहे और कोई बहुत महंगे, हमारा तो मॉडरेट कॉस्ट का अस्पताल है, कोई बहुत महंगे अस्पताल में जाके बहुत सबसे महंगे सूट में भी रहे, तो जो डिफरेंशियल है ना वो उसके उस सुविधाओं का है। बेसिक डायलिसिस तो वही रहेगा, ट्रीटमेंट का वो तो सेम रहेगा। और हमारे दर्शकों को भी ये पूरी जानकारी समझ में आई हो। आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे ये निवेदन है कि आपको अगर अच्छे लगे जानकारी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कोई समस्या हो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। जो हम आपके लिए ख़ास शो लेकर हर हफ्ते आते हैं डॉक्टर साहब उसमें, और देखते रहिए न्यूज़ तक।